हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कोऑर्डिनेटर्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। तो मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ एंड देन हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा था सबसे पहले ट्रेपेजियम, जिसमें ये देखा था कि कोई भी एक पेयर ऑफ, जैसे कोऑर्डिनेटर दो पेयर होंगे तो कोई भी एक उसमें से पैरेलल होना चाहिए। दूसरा हमने देखा था क्या कहते हैं काइट, जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। तीसरा हमने देखा था पैरेललोग्राम फॉर एग्जांपल, उसमें यह था कि दोनों पेयर पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। फिर चौथा हमने देखा था क्या कहते हैं रोम्बस, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पांचवा हमने देखा था स्क्वायर, जिसमें सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल इक्वल होने का मतलब 90 डिग्री। और लास्ट हमने देखा था रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, बट सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये देखा था। इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे हमने देखा था कि बाइसेक्ट, बेसिकली हमने पहले ये चीज देखी थी कि जो चार लास्ट के हमने पढ़े रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन उनसे ज्यादा बनते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बाइसेक्ट सबके करते हैं, मतलब एक दोनों डायगोनल एक दूसरे को 50-50 पे कट करते हैं। इक्वल सिर्फ उनके होते हैं जिनके एंगल्स इक्वल, मतलब जो सीधे होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ उनके जिनके क्या होते हैं, सारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर एंड रोम्बस। और एंगल अपोजिट सबके इक्वल होते हैं, एंगल एडजेसेंट सबके 180 होते हैं। ये हमने कॉमन चीजें सब में पढ़ी थी, ठीक है। तो आई होप सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी और उसी पे हम अब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपकी बुक का 3.3 का, आई गेस, कि गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, हाँ, उसमें आपको बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ मैं ज्योमेट्री कैसे करता हूँ, आई होप आपको भी वैसे ही करना चाहिए, इट विल हेल्प। जैसे ही मैं सुनता हूँ, लाइक आप भी एबीसीडी सुनोगे कि ये एक पैरेललोग्राम एबीसीडी, राइट। तो सुनते ही आपके माइंड में कुछ चीजें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर सारी प्रॉपर्टीज सुनते ही आ गई तो फिर सारे क्वेश्चन आपके एक सेकंड में हो जाएंगे। देखिए मैं भी बताता हूँ कैसे। अब जैसे आपने एबीसीडी सुना तो वैसे ही क्या आ गया, अच्छा सामने सामने की बराबर होंगी, सामने सामने की पैरेलल होगी, चलो ठीक है। फिर हमने क्या सुना, बाइसेक्ट्स कर रहे होंगे डायगोनल, ये भी ठीक है। एंगल सामने सामने वाले बराबर होंगे, बगल बगल वाले 180 होंगे। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ गई। तो अब आप क्वेश्चन लगाओगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहे एडी बताओ किसके बराबर को। देखिए एडी कहाँ है, एडी ये है। तो भाई पैरेललोग्राम में तो सामने सामने की बराबर होती है, तो एडी किसके बराबर होगा, सीबी के। तो हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एंगल डीसीबी, एंगल के नाम आपको पता है डीसीबी, ये वाला, ये एंगल अब पूछ रहा है किसके बराबर होगा, तो आप बताओ। डीसीबी ये पैरेललोग्राम का एक इंटीरियर एंगल है। तो जो पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल होते हैं उनके अपोजिट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डी सी ए, सी के सामने कौन सा ए, तो डी ए बी, डी ए बी लिख लो या बी ए डी लिख लो, जहां जिस वर्टेक्स पे बनता है वो बीच में आता है, बाकी कैसे भी लिख लो। तो हम लिखते हैं एंगल डी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा ओसी किसके बराबर होगा, तो ओसी क्या है, ये इस डायगोनल का आधा है। तो दो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा था चारों में करते हैं। तो ओसी किसके बराबर होगा, ओए के बराबर होगा। कोई कह देगा कि अगर सर मैं ये लिख दूं आधा है एसी का बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या मैं इसको AC/2 लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। फिर पूछ रहा है एंगल DAB प्लस CDA किसके बराबर होगा, DAB, DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA ये किसके बराबर होंगे, तो ये दोनों एडजेसेंट है, तो किसके बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा ही है, एडजेसेंट एंगल 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। देखा आपने, आपने जैसे पैरेललोग्राम पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी आप समझे, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बस यही करना है, ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी होता है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें XYZ दिया हुआ वो बताना है, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन मत समझना कि तीन चीजें अननोन है तो कैसे पता करें, वो सब पता चल जाएगा। जैसे वहां पे जो हम देखे थे तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, कैसे आप वहां पे तीनों को अलग अलग थोड़ी मानते थे, एक को दूसरे के टर्म में निकाल लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सा निकाल, पैरेललोग्राम है तो एंगल्स की प्रॉपर्टी होगी, फिर आपको पैरेललोग्राम सुनते ही सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। एंगल्स की बात कर रहा है तो साइड को आप ना भी रिकॉल करो तो भी चलेगा, एंगल्स को रिकॉल कर लो, सामने सामने के बराबर होंगे, बगल बगल के 180 होगा सम। तो y के सामने कौन है, 100, तो लिख लो y इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन लिखना पड़ता है अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आप लिख लेना पूरा, ठीक है। y तो निकल गया, XYZ और पूछा, और क्या बता सकते हैं, z।
जेड और 100 एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल बगल, मतलब क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो उसके बाद जो आता है वही होता है एडजेसेंट। तो 100 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और क्लॉकवाइज जाओगे तो जेड आएगा, तो ये दोनों इसके एडजेसेंट है, राइट। तो मतलब एक्स प्लस 100 क्या होगा, 180, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो x यहां से क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन आपने सॉल्व किया, उधर जाके माइनस कर देगा तो 80 डिग्री आ गया। अब जेड और एक्स अपोजिट है तो आप ऐसे भी लगा लो, या जेड और 180, जेड और 100 180 बनेंगे क्योंकि एडजेसेंट, वैसे भी निकाल लो, ऐसे निकालो, ज्यादा आसान है। जेड इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी आप लिख लो अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको आसान लग रहा होगा, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो अब तक पढ़ा हुआ है वही पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, उसी पे क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट, इसमें भी एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखो वाई, ये सब इसके, वाई तो इंटीरियर है, एक्स भी इंटीरियर, जेड एक्सटीरियर लग रहा है, तो एक्सटीरियर का तो कोई प्रॉपर्टी हमने सच पढ़ा नहीं। ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसको देखते हैं बाद में, जितना पढ़ा है उतना तो निकाल ले, वाई और एक्स तो निकाल सकते हो ना। तो वाई प्लस 50 इक्वल टू 180, रीजन फिर से लिख लो वही एडजेसेंट, ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं वैसे ऐसे लिख दिया। तो यहां से आपका y कितना आ गया, उधर जाके माइनस करेगा तो y आ गया 150 डिग्री, यहां तक क्लियर। y और x आपके अपोजिट एंगल है तो x भी क्या हो गया, y के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आप रीजन लिखो, रीजन जरूर लिखना वरना टीचर पूछने आ जाएगा कि कैसे लिखा, तो इस वजह से आप ये लिख लेना। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये भी 130 आ गया। ठीक है, इसको आप चाहते थे x और 50 एडजेसेंट है, वैसे भी करके निकाल सकते थे। अब आते हैं जेड पे, ठीक है। अब जेड कैसे करेंगे, देखो जेड ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी होगा, ये उसमें अगर ये वाला एंगल हम जोड़ दें तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं अपने आप जेड निकाल लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपकी एज जाननी है, आपकी एज नहीं पता, पर आपने बोला मेरे भाई से 2 साल बड़ा हो, तो या तो मुझे आपकी भाई की एज पता चल जाए या आपकी पता चल जाए, एक ही बात तो है। अगर मुझे जेड डायरेक्ट कहीं से पता चल जाए तब मैं कहूंगा ठीक है भाई जेड हो गया, या मुझे अगर ये वाला भी पता चल गया तो इसको 180 से माइनस कर देंगे तो जेड आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों हमने देखा भी था, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है, या वैसे भी समझ लो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो भी इनका सम 180 होगा, राइट। अब इसको मान लेते हैं पी, कोई भी एक नाम दे दो। पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका 50 डिग्री, रीजन क्या होगा 50 डिग्री के लिए, अपोजिट एंगल, राइट। तो ये आपका हो गया अपोजिट, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। अब देखो P प्लस जेड आपका कितना हो गया, तो P प्लस जेड आपका हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हो, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये आप लिख लेना, ठीक है, पूरा लिखना आप, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आप P की जगह 50 रख दो, 50 उधर जाके माइनस कर देगा तो जेड की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 130। क्लियर हुआ। अब देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे देखो ज्योमेट्री ऐसा नहीं है कि रटा रटाया फॉर्मूला, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अगर आपको कुछ, जब आप ड्राइंग करते हो, राइट, या कुछ आप बनाते हो, तो वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि इवेंचुअली आपको बनाना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग कर रहे हो, आपने फेस छोटा सा बना दिया, अब आप फेस जैसा आपने बनाया, नाक आपको उसी में बनानी पड़ेगी, उससे बड़ा बाहर नहीं बना सकते, राइट। ऐसे ही ज्योमेट्री भी होता है। अगर आप पैरेललोग्राम बना रहे हो, राइट, ध्यान से बना, एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, आप सोचो कि मैं सामने सामने की साइड्स को बस बराबर करूंगा, पैरेलल नहीं होगा, तो आप खुद बना के देखना, सब लोग ट्राई करना कि क्या ऐसी आप बना सकते हो कि सामने सामने की बराबर तो हो बट पैरेलल ना हो। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बराबर बनाओगे तो अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। सामने सामने दोनों को बोल रहा हूँ, ये मत कहना कि सर देखिए ये तो बराबर है बट ये पैरेलल नहीं है, तो भाई जब ये बनाओगे तो ये फिर बड़ी होगी ना, फिर ये दोनों कहाँ बराबर हुई। तो जब दोनों पेयर बराबर हो तो देखना अपने आप पैरेलल हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से ज्योमेट्री में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता हर क्वेश्चन को करने के एक ही तरीके होते हैं, जिसके दिमाग में जो स्ट्राइक कर जाए। अब जैसे कोई बच्चा कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको उस दिन बताया था कि लाइंस पैरेलल कैसे होती हैं, राइट। तो लाइन पैरेलल तब होती है जब उनको कोई लाइन अगर टच कर रही है तो वो लाइन के साथ जो पहली लाइन जैसे जितना एंगल बना रही होगी उतना ही दूसरा भी बना रही है, तो वो पैरेलल होते हैं, राइट। जैसे ये लाइन, इसको ये कट किया तो ये देखो ऊपर की तरफ राइट में, ऊपर की तरफ राइट में, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ही लाइन पैरेलल होगी, अगर नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जैसे ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है आपकी, एक ये लाइन है, इनको ये कट करिए। देखो कट करने का मतलब मैंने बताया था, जो ही नहीं कट करना ऐसा होता है,
कट करने का मतलब ये होता है ये भी कट कर रही है भाई, बढ़ा दो लाइन तो आप जानते हो ना कहीं भी एक्सटेंड कर रही है, ये भी कट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को ये लाइन आपकी कट कर रही है। अब ध्यान से देखो ये जो एंगल इस लाइन के साथ, मान लो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा ज्यादा आपको समझ आएगा, ये देखो मैंने इन दोनों को बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, अब दिख रहा है साफ साफ, ये पहली लाइन जो लाइन कट कर रही है उसके साथ राइट में नीचे की तरफ एक्स बना रही है और राइट में नीचे की तरफ जेड बना रही है। तो मैंने बताया था अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों इक्वल होंगे, या उल्टा कर लो ये दोनों इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, तो यहाँ तो पैरेललोग्राम ही दिया है ना, तो ये दोनों तो पैरेलल है ही, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल होंगी। तो कोई डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकता है कि सर जेड इक्वल टू एक्स हो गया, रीजन क्या लिख दोगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जेड की वैल्यू आपकी एक्स के बराबर आ गई, एक्स भी 130 था तो जेड भी 130, यहाँ भी हमारा 130 आया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक ही सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आपको समझ आएगा, एक प्रॉपर्टी होती है बट कैसे आती मैं वो बताता हूँ। जैसे ये दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, ठीक है, ये एंगल मान लो एक्स हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना। तो बगल वाला कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये समझ आया कैसे किया, समझाता हूँ। दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, तो भाई अगर दो चीजों का सम 180 आ रहा है, नॉर्मल मैथ छोड़ो, मैं उससे भी समझा दूंगा इक्वेशन से भी, बट वैसे छोड़ो, बिना मैथ के छोड़ो, आपके पास दो डिजिट हैं, दो नंबर हैं, दोनों का सम 10 हो रहा है, तो एक 3 होगा तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, कैसे आया आपको अभी तो लग रहा होगा आ गया माइंड में 7 7 + 3 करके देखा 10 हुआ, नहीं, एक्चुअल में आपने क्या किया, सम जितना आ रहा था उसमें से पहले वाले को माइनस किया, तब देखा कि कितना बचा वो 7, राइट। तो ये भी वही है, दोनों का सम 180 आ रहा है तो 180 में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। अब ये कितना होगा, अब भाई जैसे ये किया 180 में से पहले वाले को माइनस किया, अब इसके लिए क्या होगा 180 में से इसके लिए पहला वाला तो यही है ना, क्योंकि अभी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये माइनस कर, जब मैंने बताया था एक से ज्यादा चीजें होती हैं हम माइनस करते हैं तो आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर सबकी साइन बदल जाती है, कैसे बदलती है मैंने बताया था, -1 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस वो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। तो ये 180 हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, 180 180 कैंसिल, जीरो मतलब 180 माइनस 180 0 एक्स बचा, तो ये क्या हो गया एक्स, राइट। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से भी पता चल गया कि ये भी एक्स होगा। तो इसको एक प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि अगर दो लाइन कट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। अब ये वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, ये देखो ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ये कुछ नया नहीं था, जस्ट एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बता दिया, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ये कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात है यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई जेड निकालो, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल, देखो कभी भी क्वेश्चन पे ना ऐसा मत सोचा करो यार ये क्या बना दिया, ये तो ना वाई पैरेललोग्राम का एंगल तो है ही नहीं, पैरेललोग्राम का होता तो ये पूरा होता, जेड भी पैरेललोग्राम का नहीं, एक्स तो भाई बीच में ही बन रहा है, क्या ही कह दिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो जब भी एग्जाम में ऐसा लगा करे ना कि बहुत डिफिकल्ट है, तो भाई पूरा डिफिकल्ट नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आ रहा होगा, तो जितना समझ में आए उतना करते हैं, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हुआ एक्स, मुझे दिख रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों यहाँ कट कर रही हैं, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 90, देखो ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखा तो भी सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। आप कहोगे सर ये यहाँ पे ये क्वेश्चन यूज होना था तभी आपने वर्टिकली अपोजिट पढ़ाया, वरना हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं है, आप कर पाते तब भी, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था ना मैंने, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट, एक ही स्ट्रेट लाइन में बनने वाला उसका 180 होता है। अब इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा, तो ये ऐसे निकाल लेते वर्टिकली अपोजिट नहीं पढ़े होते तो, ठीक है, क्लियर हुआ, x 90 आ गया। अब बताते हैं y और z कितना होगा, ठीक है। तो y और z कैसे निकाले, देखो एक आपको उस दिन मैंने बताया था एक तरीका कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, राइट। ये आपको याद होगा, मैंने उस दिन बताया था कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है और एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। फॉर्मूला भी बताया था मैंने n-2 इंटू 180, वैसे उसकी नीड नहीं है, ये याद भी कर सकते हो दो ही के लिए, क्योंकि बाकी जब पॉलीगन आएंगे तो देखा जाएगा। तो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है और इसका 360 होता है, राइट। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, क्या हो जाएगा x + y + 30 = 180, x + y + 30 = 180। भाई अब हमने तो लीनियर इक्वेशन यही पढ़ा है जिसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो x की वैल्यू तो पता है ना 90 रख दो, x की जगह 90 रख दिए, +y
प्लस 30 इक्वल टू 180। y की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गया, ठीक है। तो y 60 निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब x पता चल गया, y पता चल गया, अब z कैसे निकाले, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लाइंस पैरेलल दिख रही हैं तुमको, मतलब सोचो सोचते कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये रट के कोई फायदा नहीं होगा कि सर ने ऐसे किया था तो मैं भी वैसे ही करूं, राइट। सोचे कैसे, ठीक है। एक्स दिखा सोचते वक्त वर्टिकली अपोजिट, ये दिखा कि ट्रायंगल के दो एंगल पता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों का सम 180 होता है भाई। 3 नंबर का सम अगर कुछ है, 2 नंबर ऑलरेडी पता है तो तीसरा तो पता कर सकते हैं, तो कॉमन मैथ है। तो ये हमने पता चल गया। अब जेड को हम कैसे सोचे, दिमाग में लाना है कि वो आएगा कैसे मेरे माइंड में, ठीक है। अब सारी बुद्धि लगा लो। अच्छा, ये इस ट्रायंगल का क्वेश्चन है सोचो, अगर इस ट्रायंगल का बाकी 2 एंगल मुझे पता चल जाए तो जेड निकल जाएगा। क्या पता है, ये तो 90 पता है, ये पता है नहीं, ये नहीं पता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो देखो डायरेक्ट जेड कहीं से पता चल जाए तुम्हें, या तो कहीं से ये पता चल जाए तो भी जेड पता चल सकता है। भाई 3 नंबर थे, तुमको उसमें से एक पता है, दो नहीं पता है। पर अगर तुम्हें तीसरा पता चल गया तो अपने आप दूसरा पता चल जाएगा ना, या दूसरा पता चल गया तो अपने आप तीसरा पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुम ये भी कहीं से निकाल सकते हो तो भी जेड आ सकता है। मैं जो ही नहीं, इस क्वेश्चन में वो निकालना ही पड़ेगा, ये नहीं, मैं बस समझा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में आया कि ट्रायंगल का एंगल था तो 180 लगा सकते हैं, बट ये नहीं पता था इस वजह से नहीं लगाया। बट अगर कहीं से ये भी पता चल गया तो वो लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या दूसरा तरीका लगा सकते हैं, दूसरा तरीका लग रहा है मुझे, जो समझ में आ रहा है आपको भी आना चाहिए, कि पैरेलल लाइन से, राइट। तो पैरेलल लाइंस अगर है तो ये इसको कट कर रही है शायद, देखते हैं, देखिए कौन सी पैरेलल लाइन है। ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। ध्यान समझना, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, इसको ये कट कर रही है, ठीक है, सही है। बट ये एंगल देखो, ये सोच रहे हैं हम, मतलब अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कैसे सॉल्व करना है तो आप कर ही लोगे, राइट। बट ये अभी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे निकालें, क्योंकि आपको भी ये चीजें करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कैसे निकालें। तो अब ध्यान से देखो, जेड के साथ ये, हाँ, हमने कौन सी पैरेलल लाइन ले ली, सॉरी ये पैरेलल लाइन हमने गलत ले ली। देखो जेड किस लाइन के साथ बन रहा है, इस लाइन के साथ बन रहा है ना, तो ये और ये पैरेलल लाइन हमें लेनी चाहिए, राइट। तो हमने ये पैरेलल लाइन ली और ये पैरेलल लाइन ली, ठीक है, समझ रहे हो। और भाई अच्छा कहोगे सर क्यों यही लिया, ये दोनों क्यों नहीं लिया। भाई ये ले लोगे, अब इसके साथ जेड बन ही नहीं रहा है तो लेके करोगे क्या। तुम्हें तो वही लाइन लेनी है ना जिसके साथ जेड बन रहा हो, तो जेड किसके साथ बन रहा है, इस वाली पैरेलल लाइन के साथ ना। अब ये लोगे तो इसके साथ तो यही लेना पड़ेगा, कोई और लोगे तो फिर वो पैरेलल कहाँ है, राइट। तो अब ये देख के लग नहीं रहा होगा ना, 2 पैरेलल है, उसको कट कैसे कर रहा है, ये सब समझ नहीं आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बढ़ा लो भाई, तो तुम्हें दिखने लगेगा साफ साफ कि अच्छा ये लाइन इधर गई, ये इधर गई, अब दिख रहा है कट कर रही है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा था, जो उसके साथ बना रहा हो वही ऐसे कर रहा हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जेड जो है वो इस वाली लाइन इसके साथ नीचे की तरफ बना रही है, ठीक है, लेफ्ट में, क्लियर। ये जेड है, राइट, समझ में आ रहा है। ये लाइन थी, इसके साथ जेड नीचे को बन रहा है, क्लियर। अब ये यहां पे बना रही है इसके साथ, पर ये तो कोई एंगल ही नहीं है। ध्यान से देखो, y हमारा जो है वो ये है ना कि वो वाला, ठीक है। पर ध्यान से अगर देखो, ये अगर जेड हो तो ये भी जेड होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ थे। और ये दोनों आपस में तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, राइट। तो ये आपका y क्या हो गया, जेड के बराबर। तो y जितना निकल के आया 60 डिग्री, जेड भी आपका क्या हो गया 60 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया होगा तो हम कोई और तरीके से भी करते हैं, किसी और तरीके से भी निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, चीजें आपको भी समझ आ जाएगी। एक ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से, ठीक है। जब 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, राइट, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये नोट कर लेना कहीं, ठीक है, और इसको समझ लो क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा। क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इन सब में पैरेलल लाइंस ही होती है, राइट। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है और इधर 2 लाइन और होती हैं, तो एक तरीके से पैरेलल लाइन को लाइन कट ही तो कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा। मान लो इसके चारों एंगल बन गए ABCD, EFGH, ठीक है, नंबर लाइन से लिखा है मैंने ABCD। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो A बराबर एंगल E होगा, क्यों होगा,
ए इस पहली लाइन के साथ ऊपर की तरफ बन रहा है लेफ्ट में, ये दूसरी लाइन के साथ ऊपर की तरफ बन रहा है लेफ्ट में, ठीक है। बी बराबर होगा एफ के, बी देखो ये है, एफ ये है, तो बी इस लाइन की तरफ साथ ऊपर की तरफ बन रहा है राइट में, इस लाइन के साथ ऊपर की तरफ बन रहा है राइट में, तो इसके बराबर हो गया। फिर किसके बराबर, सी बराबर होगा जी के, सेम ये इस लाइन के साथ राइट में नीचे बन रहा है, इस लाइन के साथ राइट में नीचे बन रहा है। और डी बराबर होगा एच के, ये इस लाइन के साथ लेफ्ट में नीचे बन रहा है, इस लाइन के साथ, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ए और सी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो ए और सी बराबर है, तो सी ए ई के बराबर था, तो क्या सी भी ई के बराबर होगा, राइट, तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तो यहां से आपका निकल के आ गया सी और ई भी बराबर है, डी और एफ भी बराबर है, और ए और जी भी बराबर है, और बी और एच भी बराबर है। मैंने क्या लिख दिया अभी आप समझना थोड़ा सा, देखो ए और सी बराबर थे, ठीक है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, तो ए और सी अगर बराबर है तो ए ई के बराबर था, तो सी भी तो ई के बराबर हो सकता है, राइट। सिमिलरली आप देखो डी और बी वर्टिकली अपोजिट है, राइट, तो बी आपका अगर क्या कहते हैं डी एच के बराबर था, तो बी भी तो एच के बराबर हो सकता है, तो वही लिखा है, ठीक है, जैसे ही चारों बन गए। बट इसी को हम लोग पहले जैसे इसको कहा ना कि ऊपर की तरफ कहते हैं, देखो इसके टर्म्स होते हैं, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं, मतलब जैसा इसके साथ बन रहा था वैसा उसके साथ, तो ये जो चारों मैंने इक्वालिटी दिखाई वो कहलाती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, समझ में आया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जो इसके साथ जैसे वैसे उसके साथ, तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये जो मैंने लिखा है उसमें से अगर सी और ई और डी एफ ऊपर के जो दो हैं और ये जो नीचे के दो हैं, ऊपर के दो को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर हुआ। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है, डेफिनेशन देखो इक्वल हो गया, थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ी याद होगा कि सीई क्या होता है। तो जब ध्यान समझो, दो लाइन में यहां लिख रहा हूं कट करती हैं, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन से, जो दोनों लाइन के अंदर बन रहे हो, तो देखो ये अंदर बन रहा है दोनों लाइन के, ये दोनों, क्लियर हुआ, ये इंटीरियर हुए, बाकी तो बाहर बन रहे हैं। तो अगर तुम कहीं से भी शुरू करो, ठीक है, मान लो यहां शुरू किए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है, इसके बाद ऑल्टरनेट कौन सा है, अगर तुम इधर चलोगे तो ये इसको छोड़ के ये आया, इधर से चलोगे तो इसको छोड़ के कौन आया, ये आया, यहां से शुरू किए तो इसको छोड़ के कौन आया, ये आया, इधर से चले तो इसको छोड़ के कौन है, इसको ये आया। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर हुई ये चीज। तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है, तो इंटीरियर मतलब इन चारों में से इसको छोड़ के ऑल्टरनेट चलना, इसके बाद इसका नंबर आया क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको छोड़ के ये ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल देख लो, ये और ये एक्सटीरियर एंगल हुए, इसको लिए तो इसको ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हुआ, एक्सटीरियर दूसरा ये है, इसको छोड़ के तीसरा ये बराबर हो गया, ये छोड़ के ये हो गया, ये बराबर हो गया, क्लियर हुआ। तो यही प्रॉपर्टीज होती है इसमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और ये सारी चीजें आपकी उसी से आगे जैसे हमने बताया। बट अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपको बार बार ये पहले ये निकाल के फिर वो निकाल के नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे, क्लियर है। ये आपको आई होप समझ आया होगा और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, मैं कुछ इसको नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से अगर डायग्राम देखो, ठीक है, तो अगर ये वाला पैरेलल लाइन हम लोग फिर से लेते हैं, मतलब ध्यान से यहां लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे ही तो है आपका, ठीक है। अगर इसी को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो जेड और ये देखो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है भाई, अंदर ये चार बने इसको छोड़ के, तो जेड आपका डायरेक्ट वाई के बराबर हो गया, तो आपको इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर हुआ। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किया, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर से मैं समझा देता हूं, एक्स आपका निकल गया वर्टिकली अपोजिट से, वाई निकल गया कि इन तीनों का सम आपका 180 होता, जेड निकल गया कि जेड और वाई अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो अभी ये पहली बार ऐसा आया है, ये एग्जाम बहुत हर क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको रट जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नोट कर लेना, ठीक है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, अभी इसमें एक चीज और मिसिंग है, मैं वो नहीं बताऊंगा,
मतलब वो भी बता सकता हूँ कि बड़ा आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस इक्वल वाले बता रहा हूँ। तो ऑल्टरनेट बराबर होते हैं इंटीरियर, देखो इंटीरियर एक्सटीरियर मिक्स मत कर देना, ए का ई के साथ मत रिलेशन निकालने लगना या ए का एफ के साथ, हम ऑल्टरनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है। फिर से बोल रहा भाई निकालो। अब देखो सबसे अब अभी ऊपर पढ़ के आने के बाद ना, अभी वैसे तो मैं सोचता पहले y निकालता है क्योंकि y वर्टिकली अपोजिट है, फिर z निकालता है एडजेसेंट है, फिर x निकालता फिर z का सोचता। बट अभी पैरेलल वगैरह लाइन पढ़ के आया ना, तो मुझे सबसे पहले z ही दिखा। क्यों? ये दो लाइन पैरेलल है, इनको ये कट कर रही है, तो ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो जेड भी क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर हुआ। या फिर दूसरा तरीका, पहले P निकाल लो, इसको P मान लो, तो ये दोनों एडजेसेंट है तो ये 100 हो गया, फिर ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया 80 हो गया, ऐसे भी आ गया, समझ में आया आपको। x क्या है, x इसका एडजेसेंट है तो ये 100 प्लस 80 180 करना है तो ये 100 होगा, ये दोनों बराबर है तो y ओवर 80, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, में इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप बताना, आई विल एक्सप्लेन। इसका पांचवा भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या कह रहा है। देखो y तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, y और ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो y आपका क्या हो गया 112, क्लियर, रीजन लिख देना अपोजिट, ठीक है। अब आते हैं, अब देखो अब ये दिख रहा है कि नहीं, x और z तुमको दिख रहे होंगे राइट, पर अभी करते हैं कैसे, इनको निकालना कैसे। देखो y पता चल गया, ठीक है, z नहीं पता है, बट ये तो पता है ना कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा क्योंकि एडजेसेंट है, ये समझ में आ रहा है। तो y प्लस ये एंगल 40 प्लस z है, ध्यान से देखना, ये 40 यहीं तक का बताया है और बगल वाला z है, पर एडजेसेंट तो पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम के एंगल तो 40 थोड़ी है। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, फिर से आपको दिखाता हूं। देखो y का एडजेसेंट एंगल तो पैरेललोग्राम का एंगल हुआ ना, पर पैरेललोग्राम में ये 40 प्लस z दोनों में, मैंने बताया था ना कि अगर ये दो एंगल हैं तो ये दोनों मिलके इसके बराबर ही होते हैं, क्योंकि ये होता है ना एंगुलर डिस्टेंस, इतना आपने खोला फिर इतना खोला, तो ये दोनों बराबर ही होंगे, मतलब जितना सम करोगे तो टोटल के जो टुकड़ों का होगा राइट। तो y प्लस 40 प्लस z इक्वल टू आपका क्या हो गया 180। y अभी निकाले हो 112, तो y की जगह 112 रख दो, z निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज मत होना कि दो दो इक्वेशन आई कैसे, अब y तो पहले से पता है ना, उसको तो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रखो y की जगह 112 रखो, प्लस इसके जगह 40 रखो, प्लस z रखो, इक्वल टू 180 हो गया। ये आपका क्या होगा, जोड़ोगे तो 152 हो जाएगा, 152 दे जाके माइनस करेगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ गया 28 आ गया, ठीक है। अब भाई देखो समय के साथ अगर तुम्हें समझ आ गया हो कि z और x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कैसे, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये इसका इंटीरियर हुआ भाई, आगे बढ़ा लो तो एक इंटीरियर ये हो गया, इसको आगे बढ़ा लो तो एक इंटीरियर ये हो गया। तो ऑल्टरनेट मतलब ये इसको छोड़ के ये आया, तो ये सब बनाने की अगर जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट भी तो ये दिख गया, आप लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना अगर स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है तो। मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, आपको नहीं दिख रहा था, ऐसे बना लो। तो जेड भी एक्स किसके बराबर हो गया जेड के, तो हम लिख दें एक्स इक्वल टू जेड, तो जेड भी 28 होती है, भी 28 आ गया। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। प्लीज जो नहीं समझ आ रहा होगा आप कमेंट करो ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा ये 2 कहाँ गया, अच्छा एक तो वो था आपका ना फिल करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी शायद नहीं बताई थी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमको मैं 2 बच्चे हैं, उनको बोलो कि भाई ABCD पैरेललोग्राम बनाओ एक, तो एक ने ये तो बना ही लेगा कि भाई पैरेललोग्राम तो है तो ऐसा तो बनाना ही होगा। नाम लिखते टाइम एक सोचा कि ए यहाँ लिखता हूँ, बी यहाँ लिख दूं, सी यहाँ लिख दूं, डी वहां लिख दूं, चलो ठीक है। दूसरे ने सोचा कि मैं ए यहाँ लिखता हूँ, बी यहाँ लिखता हूँ, सी यहाँ लिखता हूँ, डी यहाँ लिखता हूँ। तीसरे ने सोचा, अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना के तो नहीं दिया, बस नाम दिया है, तो अब तो सब लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो ना, तो आंसर कैसे सीखिएगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए राइट।
तो गड़बड़ तब होगा जब आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, कैसे भी ए कहीं पे भी लिखो, कहीं से शुरुआत करो, डजेंट मैटर, बस एक चीज ध्यान रखना कि एक बार ए लिख दिए तो उसके बाद बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना, राइट। मतलब देखो इसने क्या, ए के साथ अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओ तो यहाँ पे बी आना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे सी लिख दिया, इसने ऐसे ऐसे ऐसे, ये गलत है, ठीक है। इसने यहां से शुरू किया, इसके क्लॉकवाइज में बी आया तो इसने यहाँ पे लिखा, सी यहाँ लिखा, डी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये सही है। ये ए यहाँ लिखा, इसके क्लॉकवाइज बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट मूव करो तो सब पे मूव करो। जैसे इसने ए बी सी डी, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, पर ये भी सही है क्योंकि लाइन से मूव कर रहा है, राइट। तो अगर आप लोग को मैं डायग्राम बना के नहीं दिया है, जस्ट नाम दिया हुआ है, राइट, तो अगर आप ऐसे करोगे तो किसी का आंसर गलत नहीं आएगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन जो है मैं उसको सॉल्व कराऊंगा कि दो तरीके से, कि जैसे एक बच्चे ने पैरेललोग्राम ऐसे बनाया, एक इसने यहां लिया, पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान देना, इसने ए बी सी डी दिया, कि ऑल्टरनेट वगैरह नहीं लिखना है, सॉरी, ये मान लो दूसरा बच्चा है जिसने सोचा कि मैं ए यहां से शुरू कर दूं और बी मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूं, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और कहीं से भी शुरुआत करो या क्लॉकवाइज जा रहे हो कहीं से, तो सही है, रैंडम मत लिखना बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बताओ डी और बी का सम 180 हो सकता है किसी कोऑर्डिनेटर में, तो डी पैरेललोग्राम में डी और बी का सम 180। अब आप बताओ ये हो सकता है कि नहीं भाई। अब डी और बी क्या है, आपस में अपोजिट है, राइट, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ध्यान रखना दोनों चीजें। ये बोल रहा है कि दोनों का सम 180 हो सकता है भाई, अपोजिट, अब दोनों हमारे हिसाब से दोनों इक्वल होते हैं, राइट, पैरेललोग्राम होने के लिए इक्वल होना चाहिए, बट सम 180 है तो भी तो पैरेललोग्राम हो सकता है ना। मान लो सम 180 तो कैसे होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तभी तो 180 होगा दोनों का सम। अब क्या हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये एक केस हुआ, जनरल होने को 60 और आप 120 ले सकते हो, तो अगर ऐसा हुआ तो आपका वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, राइट। तो अगर ये है, अब जनरल केस ले रहे हैं, राइट, तो ये और ये तो सम 80 हो गया, बट ये आपका, अब इस केस में क्या, एडजेसेंट का भी सम 180 होता है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये एक पैरेललोग्राम बन तो रहा है ना, मतलब हर केस में नहीं बनेगा, ये उसी केस में बनेगा जिसमें ये दोनों 90-90 होंगे, बट सम तो हमेशा हो सकता है। तो बट ये कह रहा है क्या कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सम अगर 180 है, दोनों बराबर हैं कि नहीं यही दिया है, बट 90-90 करके भी तो हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा यस, हो सकता है, ठीक है। ए बी बराबर, देखो इस केस में भी डी और बी इसके में भी तो सामने है, तो सेम ही कहानी है। वही अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ना लेके रैंडम लिया होता तो आपके डी और ए बगल बगल आ जाते हैं और कुछ और आंसर आता, ठीक है, समझ में आया। कह रहा है ए बी और डी सी बराबर है और 8 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ है, ए बी और डी सी बराबर है, ठीक है, 8-8, और ए डी और बी सी बराबर है, बट इनकी डिफरेंस है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तुम्हारी अपोजिट साइड एक, ये देखो ए डी और बी सी तो अपोजिट साइड है ना, तो ये कैसे 4 है और ये कैसे 4.4 है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, पहला बन सकता है दूसरा नहीं, ठीक है। ए बराबर 70 डिग्री है और सी बराबर 65, ए और सी तो भाई अपोजिट है ना मान लो, तो ये तो बराबर होने चाहिए, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है, तो सिर्फ पहला वाला केस में पैरेललोग्राम बन सकता है, बाकी दोनों केस में नहीं बन सकता, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो आप प्लीज कमेंट करना ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर कह रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle equal, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम में हमने देखा कि दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपोजिट एंगल तो सब में इक्वल होते हैं, जो हमने 4 पढ़े थे, काइट ये वो सब में, ठीक है। ये कह रहा है कोई, सॉरी काइट नहीं, रोम्बस, पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल, कह रहा है ऐसा कुछ बनाओ जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, एक ही की बात कर रहा है, एग्जैक्टली टू अपोजिट, मतलब ये नहीं कह रहा है कि दोनों होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पेयर, बट वो पैरेललोग्राम नहीं। अब कोई स्क्वायर बना दिया कि भाई देखो अपोजिट इक्वल है, दोनों 90-90 है, पर ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है भाई, स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम, मैंने बताया ना पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या होती है, सामने सामने बराबर, सामने सामने पैरेलल, इसमें है तो ये नहीं बनाना है आपको, ऐसा कि वो पैरेललोग्राम ना हो बट फिर भी सामने सामने की अपोजिट हो, इक्वल हो। तो ये थोड़ा सा इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये ऐसा एक डायग्राम होता है, इसको जो आपने काइट देखा होगा, ठीक, तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। काइट आप ऐसा बनाते हो,
इसको ये इसका डायगोनल ध्यान से रखो। तो ये क्या होता है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी शायद पढ़ी हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। कैसे? देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, राइट, और ये कॉमन है, तो एक ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होती है। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि ध्यान से देखो, ये आपका ये पंजा है, ये पंजा है, ये एग्जैक्ट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो अगर ये पूरा एग्जैक्ट है सेम, तो मतलब ये फिंगर इसके बराबर, ये फिंगर इसके बराबर, ये इसके, राइट। अगर कोई आपसे कह दे कि ये सब बराबर है तो ये पूरा बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स में होती है कॉन्ग्रुएंसी, आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर पढ़ी हो। वो कहता है कि अगर एक ट्रिपल, अगर तीनों साइड ट्रायंगल की बराबर है, आपस में नहीं, इसकी एक इसके, इसकी एक इसके, इसकी एक इसके, तो एंगल्स बराबर होते हैं, राइट। तो ये एंगल बराबर होगा। तो वैसे भी आप समझ लो, जैसे मैं आपको बताया था काइट में क्या होता था कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो इक्वल नहीं है, उनके बीच के एंगल आपके बराबर होते हैं। तो इतना आपको कहानी नहीं पढ़ने की जरूरत है, कैसे क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़े होगे तो पढ़े होगे। जस्ट ये अभी के लिए याद कर लो, काइट की दो प्रॉपर्टी, डेफिनेशन तो पता है ना कि एडजेसेंट साइड बराबर होती है। प्रॉपर्टी एक यही होती है कि डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है, तो मैंने बता ही दिया था, को कट करती है, बाइसेक्ट नहीं। और ये समझ लो कि जो ये वाला एंगल है, इस एंगल की बात नहीं करो, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी याद रखो। तो ऐसा डायग्राम बनाने को बोला था ना जिसमें एक ही अपोजिट पेयर इक्वल होती है, ये वाला इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जस्ट आपको काइट की एक प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपने हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं पैरेललोग्राम हम, कुछ नाम देना चाहते हो तो दे दो, ए बी सी डी। दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो है 3:2। एडजेसेंट एंगल मतलब ए बी मान लो, बी सी मान लो, सी डी मान लो, डी ए कोई भी दो मान लो। तो मानते हैं ए और बी को ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने रेशियो देखा, लीनियर इक्वेशन याद आ गया होगा, तो मान लो एंगल ए आपका क्या हो गया, रेशियो से बनाना तो आ ही गया ना, एंगल ए 3x हो गया, बी आपका 2x हो गया, एक्स लगा के बना दो। अब ए और बी अगर एडजेसेंट है तो भाई इनके अकॉर्डिंग, ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई आपकी एक तरीके की। ए और बी अगर एडजेसेंट, इनका सम कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का सम 3x प्लस 2x 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट का सम तो 180 होता है ना। जोड़ लो, 5x आपका हो गया 180, x उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 180 बाई 5, 5 से गया ये आपका कितनी बार में, 3 बार में, और यहाँ बचा 36 आ गया, x की वैल्यू 36 आ गई। क्या बोला है, सारे एंगल्स बताओ। तो a कितना है, 3x है, तो 3 इंटू 36 का तो क्या हो गया, 108, तो a 108 आ गया। और b कितना है, 2x है, तो 36 a का तो 72 हो गया, तो d इसका अपोजिट 72 हो गया, c उसका अपोजिट 108 हो गया, सारे एंगल पता चल गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा हमने कैसे किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, two adjacent angles of a parallelogram have equal measure, find measure of each of the angles of a parallelogram। ठीक है, फिर से पैरेललोग्राम बना ले, ए बी सी डी, समझ में आया, देखो लाइन से नाम दे रहा हूं। बोला दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो भाई ए और बी दोनों एक्स हो गए, राइट, वहां 3x 2x है, यहाँ x x है। फिर सारे एंगल्स बताना, भाई x x हो गए तो दोनों का सम तो 180 होता है ना, तो x प्लस x इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x आपका 90 आ गया, ये 90 तो ये भी 90, ये इसका अपोजिट 90, ये इसका अपोजिट 90, सारे एंगल्स आ गए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। देखो जिसको जो ना समझ आया हो आप लोग कमेंट करो, ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि पर्पज यही होना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए, मुझे समझाना आना चाहिए। बट जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपको समझ आ रहा है, तब तक मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, मतलब और अच्छे से, जितना अभी मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा हो, जितना सफिशिएंट है उतना मैं समझा रहा हूँ। बट होता है कभी, क्योंकि कभी कभी चीजें होता है कि सबको मतलब देखो मुझे क्या लगता है, आप अगर एक आंसर याद कर रहे हो, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, बड़ा सा आंसर है या टॉपिक है कुछ है, तो उसमें बहुत सी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, बट कोई एक लाइन ऐसी होती है ना जिससे वो पूरा आंसर समझ आ जाता है हमको। बट वो एक लाइन हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही लाइन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, हो सकता है कि कोई एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको फिर ये पूरा टॉपिक समझ ना आ रहा हो। तो जिसको नहीं समझ आ रहा होगा आप बताना, ताकि मैं उसको और अच्छे से समझा सकूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि और वीडियोज आपको मिलती रहें। थैंक यू।